वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीएस पढ़ रहे थे, मैं आतिफ आलम खान आपको जीएस पढ़ा रहा था और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था 16 महाजनपद या महाजनपद काल, और उसमें हमने देखा था कैसे ये 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, कैसे पूरा भारत महाजनपदों में विभक्त हुआ। जो पहले कभी जन में हुआ करता था, आगे चलकर क्या कहलाया, जनपद कहलाया ना। कभी इसको जन कहा करते थे, कबीले हुआ करते थे, और कबीलों में कैसे टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई और कबीले छोटे छोटे अलग अलग जनपदों में क्या हो गए, बट गए, और संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। और उनमें से ही हम बात कर रहे थे उनके शासन व्यवस्था की, है ना, और उनके स्वरूप की। तो हमने आपको वहाँ बताया था कि इन 16 महाजनपदों में जो शासन का स्वरूप था और इनके विषय में जो जानकारी थी, तो जानकारी का स्रोत दो जगह से प्राप्त हुआ, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय जानकारी देता है कि 16 महाजनपद थे और बौद्ध भिक्षुओं ने जाकर 16 जनपदों में अलग अलग तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जैन धर्म का भगवती सूत्र इस बात का प्रमाण देता है कि 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, और जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, महावीर स्वामी जो हुए 24 में, जो वास्तविक और अंतिम माने गए हैं, उन्होंने इन 16 महाजनपदों में जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उन्हीं में मैंने आपको बताया था कि इन 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे थे जिनका जो शासन का स्वरूप था वो लोकतंत्रात्मक था, है ना। एक था बज्जी और एक था मल। इसके अलावा शेष जो 14 थे, उन शेष 14 में सब में राजतंत्र व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। और इनमें भी 14 में 3 जनपद ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, जिनको हमने आपको लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। एक सबसे पहले मगध, दूसरा जो था अवंती, और तीसरा जो था कौशल। यानी मगध, अवंती और कौशल, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, शक्तिशाली राजतंत्र था, मजबूत राजतंत्र था यहाँ का, है ना। तो उनमें हमने स्टार्ट किया था हर्यक वंश, और हर्यक वंश बताया था कि हर्यक वंश स्टार्ट हुआ था मगध से। यानी हमने स्टार्ट किया था पहला महाजनपद, जिसको हम कहते हैं मगध। कौन सा वाला स्टार्ट किया था महाजनपद में? सबसे पहले हम महाजनपद में स्टार्ट कर रहे हैं मगध को। मगध जनपद। और मगध जनपद में मैंने आपको बताया था कि मगध में ऋग्वेद की में भी जानकारी मिलती है, मगध क्षेत्र की, यजुर्वेद से भी इसकी जानकारी मिलती है, और अथर्ववेद में भी एक प्रार्थना में कहा गया है कि बीमारी मगध को जाए या मगध हो जाए। यानी मगध का वर्णन हमें पुराणों में, वेदों में, प्राचीनों में भी मिलता है। कहीं पर कीकट या किराट क्षेत्र कर, है ना, कहीं पर भाट कहकर, और कहीं पर बीमारी को लेकर के, है ना, प्रार्थना के तौर पर उसकी बात की गई। इसी मगध जनपद के बारे में जब हमने देखा था तो यहाँ के पहला राजा बताया था कभी वशु, वशु के बाद भद्रथ, और भद्रथ जो था उसके उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था जरासंध। जरासंध बहुत ही पराक्रमी जो है राजा था, और इस जरासंध ने उस समय के सारे राजाओं को पराजित कर दिया। इसी कारण श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम प्रथम के द्वारा उसको पराजित किया गया। और उन्हीं में से अंतिम जो शासक था, वो अंतिम शासक जो था वो था रिपुंज, जिसका मंत्री था पुलिक। और पुलिक ने अपने ही, यानी मंत्री ने अपने ही राजा की हत्या कर दी, और हत्या करके अपने 15 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बिठाया। और मैंने आपको बताया था वहाँ लास्ट टाइम पर कि जब हम किताबों को देखते हैं हर्यक वंश में, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो हर्यक वंश है, इसके अनुसार इस वंश का जो संस्थापक था, यानी हर्यक वंश जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका क्या पढ़ेंगे, संस्थापक, फाउंडर। तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। और ऐसा माना गया है कि जो राजा बिंबिसार था, इसको इसके पिता ने 15 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की, 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बिठाया था, नहीं राज्याभिषेक कराया था। जैसा भी हमने लास्ट में छोड़ा था ना कि पुलिक ने अपने 15 वर्षीय पुत्र, वो हम अगर कनेक्ट करें तो बिंबिसार को भी 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बिठाया गया, और हर्यक वंश वहीं से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अगर हम हर्यक वंश के विषय में जानकारी की बात करें तो वैसे तो हर्यक वंश के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, अगर हम देखें तो ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन एक साहित्य है जिसका नाम है दीपवंश महावंश। तो दीपवंश महावंश में भी ये बात मिलती है। एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना, उसको हम बोलते हैं दीपवंश महावंश।
तो दीपवंश महावंश, तो ये जो दीपवंश महावंश साहित्य है इसमें भी यही दे रखा है कि जो राजा बिंबिसार था ना, इस राजा बिंबिसार को इसके पिता ने, दीपवंश महावंश के अनुसार बिंबिसार के पिता ने पंद्रह वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक कराया। तो दीपवंश महावंश भी इस बात की पुष्टि करता है कि जो बिंबिसार था इसको इसके पिता ने 15 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक कराकर गद्दी पर क्या कर दिया, बिठा दिया। अब जब गद्दी पर बैठ गया बिंबिसार, तो हम बिंबिसार के बारे में बात कर लेते हैं। जो राजा बिंबिसार था ये बहुत ही कूटनीति वाला राजा था, यानी जब ये गद्दी पर बैठा तो बहुत ही सूझबूझ वाला राजा था। इतना सूझबूझ वाला राजा था कि आप ये कह सकते हो कि इसने अपनी कूटनीति के माध्यम से, आप कह सकते हो अपनी रणनीतियों के माध्यम से इसने मगध के मान और यश को बढ़ाया। अब मान और यश को बढ़ाने में इसने दो चीज़ों का सहारा लिया। पहला सहारा कि इसने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। तो आप कह सकते हो कि जो बिंबिसार था इसने, यानी राजा बिंबिसार ने वैवाहिक संधियों और विजय की अपनी नीति से, मगध जो कि एक जनपद था, मगध के मान और यश को बढ़ाया। देखो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये एक ऐसा राजा है जिसके विषय में कह रहे हैं ना कि वैवाहिक संधियों और विजय की अपनी नीति से इसने क्या किया, वैवाहिक संधियों और विजय की अपनी नीति से मगध के मान यश को बढ़ाया। यानी ये राजा बिंबिसार ने इतने विवाह किए और ये सारे विवाह साम्राज्य विस्तार को लेकर थे ना। किताबों में आता है कि राजा बिंबिसार ने 500 शादियां की, 500 विवाह किए। सोचो ना, बहुत सारे लोग तो कन्फ्यूजन में है, 500 पत्नियां, तो दिन तो 365 ही है एक साल में। तो राजा अगर अपनी एक पत्नी के पास एक दिन के लिए भी जाएगा अगर, तो सोचो तो भी 365 दिन है, यानी एक रानी के साथ एक दिन बिताएगा अगर, तो भी 365 के पास जा पाएगा, बाकी क्या। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है शायद ही अतिशयोक्ति हो, क्योंकि ये मेरा और आपका तथ्य नहीं है, कथन नहीं है, ऐसा किताबों में दे रखा है। कहीं अतिशयोक्तियाँ भी आ जाती हैं, है ना, क्योंकि इतिहासकार अतिशयोक्तियाँ भी लिख देते थे। क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है शायद ही कोई राजा हो जो 500 पत्नियों को मैनेज कर पाए। आज के समय में इस कलयुग में तो एक पत्नी को संभालना आप लोगों को पता है कितना भारी है ना। एक पत्नी को प्रसन्न करने का मतलब आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर दिया, है ना। आप एक को खुश नहीं कर सकते, मतलब आप उसके लिए गर्दन भी कटा दो ना तो भी वो क्या कहेगी, टेढ़ी कटाई, आपको सीधी कटानी थी, है ना। आप उसको एक को भी खुश नहीं कर सकते। अगर आप उसके लिए बैंक लूट लाओ ना तो वो कहेगी कि ना आपने गलत किया, आपको जो है कैनरा बैंक नहीं लूटनी थी, आपको मेरे लिए SBI लूटना था। तो आप एक को प्रसन्न नहीं कर सकते। और यहाँ इसने 500 रानियों को प्रसन्न करके रखा था, 500 विवाह किए, तो शायद ये एक अतिशयोक्ति होगी। लेकिन किताबों में ऐसा ही मिलता है, जानकारी के हिसाब से इतिहास ये बात बताता है कि राजा बिंबिसार ने 500 शादियां की, है ना। लेकिन 500 शादियों का उल्लेख मिलता है, 500 पत्नियों का विवरण नहीं मिलता। कुछ पत्नियों का उल्लेख मिलता है। कभी कभी पूछता है कि राजा बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था, दूसरी पत्नी का नाम क्या था। देखो इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से भी जाना गया है ना। बिंबिसार को हम पढ़ रहे हैं बिंबिसार के बारे में, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके बारे में दीपवंश महावंश कहता है कि ये जो है
पिता के द्वारा राज्याभिषेक करा के डायरेक्ट गद्दी पे बैठा दिया गया था। यानी मतलब इसने गद्दी के लिए कोई योग्यता, कोई विद्वानता, कोई युद्ध नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया, बल्कि इसके पिता के द्वारा इसको डायरेक्ट गद्दी दे दी गई, गद्दी पे बैठा दिया गया। ये उस समय इसकी आयु जो थी ना वो 15 वर्ष थी। 15 वर्षीय पुत्र को गद्दी दे दी गई और 15 वर्षीय पुत्र गद्दी पर आ गया तो उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संधियों को और अपनी विजय की नीति को क्या बना लिया, आधार बना लिया, है ना। तो अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि बिंबिसार के उपनाम, इसके उपनाम भी हैं। अभी हम इसकी पत्नियों को भी देखेंगे, इसकी कौन कौन सी पत्नियों का उल्लेख इतिहास करता है। इसका उपनाम देखो, ये जो बिंबिसार है ना, इसको जब आप मत्स्य पुराण में पढ़ोगे या पुराणों में देखोगे तो पुराणों में इसको क्षेत्रोजस कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षेत्रोजस। और ये पुराणों के अनुसार है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। यानी मत्स्य पुराण ये कहता है कि जो राजा बिंबिसार थे ये जो है क्षेत्रोजस थे, जबकि अगर हम जैन साहित्यों को पढ़ें तो जैन साहित्यों के अनुसार इनका जो नाम मिलता है वो श्रोणिक मिलता है। याद रखना, इनका दूसरा नाम एक जगह मिलता है, इनका नाम क्षेत्रोजस, और जब हम जैन साहित्यों को पढ़ते तो इनका दूसरा नाम क्या मिलता है? श्रोणिक। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, श्रोणिक के उपनाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे बिंबिसार जाना जाता था श्रोणिक के उपनाम से। और ये कहाँ पर मिलता है? जैन साहित्य में। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? जैन साहित्यों से होती है इसकी पुष्टि, है ना। तो इसका उपनाम क्षेत्रोजस था और जैन साहित्यों में इसको श्रोणिक भी किया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने अपने साम्राज्य विस्तार का जो आधार बनाया था वो वैवाहिक संधियों को। तो हम देखते हैं बिंबिसार के वैवाहिक संबंध, है ना। बिंबिसार के वैवाहिक संबंध। तो वैवाहिक संबंधों में अगर मैं बात करूं तो राजा बिंबिसार ने देखो अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए, हर व्यक्ति, हर महिला ये चाहता है कि उसका जो संबंध जुड़े वो एक मजबूत गणराज्य के साथ जुड़े, है ना। सबको एक शक्तिशाली परिवार चाहिए होता है ना। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो एक शक्तिशाली परिवार का हिस्सा हो। तो राजा जो बिंबिसार था इसने अपना पहला विवाह जो किया एक मजबूत शासक के यहाँ किया, है ना। एक मजबूत गणराज्य देखा, लिच्छवी। कौन सा? लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य, है ना। वही लिच्छवी जिन लोगों की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। तो ये एक गणराज्य था। तो इसने अपना पहला विवाह जो किया, यानी बिंबिसार ने पहला विवाह लिच्छवी कुल की कन्या, या पहला विवाह लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री चेलना इसका नाम कहेंगे छलना भी दे रखा है। तो रानी या राजकुमारी चेलना या राजकुमारी छलना के साथ किया। तो पहला विवाह हो गया राजकुमारी चेलना या छलना के साथ। इन्हीं राजकुमारी से इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसको हम बोलते हैं अजातशत्रु। कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? यही लिख दे रहा हूं मैं। इन्हीं से उत्पन्न पुत्र था अजातशत्रु। ये राजकुमारी चेलना से उत्पन्न पुत्र था और अजातशत्रु भी अपने आप में बहुत महान योद्धा था, बहुत ब्रेव था, है ना। हमने मूवी देखी ना बाहुबली, तो बाहुबली मूवी हम देखते हैं कि दो विशेष प्रकार के हथियार दिखाए गए ना। एक तो वो जो बाहुबली जो राजा था वो यूज करता है महाशिला कंटक, बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को रख करके फेंकना ना। जब कालके का आक्रमण हुआ था, है ना,
कालके जब आया था तो कालके ने जब आक्रमण किया तो हमने उसमें देखा कि जो माहिष्मती साम्राज्य था उसमें दो जो पुत्र थे, एक तो बाहुबली था, एक भल्लाल। तो बाहुबली जो मशीन का यूज करता है बड़े बड़े पत्थरों को रखकर फेंकना, उसको बोलते हैं महाशिला कंटक। और एक जो है यंत्र का यूज किया है, एक युद्ध वो देखा गया यंत्र जिसको बोलते हैं भल्लाल देव का रथ, जिसमें ब्लेड लगा हुआ था, उसको बोलते हैं रथ मूसल। तो ये जो दो विशेष प्रकार के युद्ध में यूज किए जाने वाले यंत्र हैं, एक महाशिला कंटक और एक रथ मूसल, इन दोनों विशेष प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था अजातशत्रु प्राचीन काल में। एक्चुअल में इसने यूज किया था अपने युद्धों में, वो तो एक मूवी है। तो जो अजातशत्रु था वो बिंबिसार का पुत्र था और रानी चेलना से क्या था, उत्पन्न बेटा था। अब इन्होंने दूसरा विवाह किया। देखो पहले विवाह से इनकी स्थिति मजबूत हो गई और ये एक लिच्छवी गणराज है ना, लिच्छवी गणराज बहुत मजबूत गणराज था अपने आप में, उस गणराज्य के दामाद बन गए। और वहां का जो राजा था राजा चेटक की पुत्री थी चेलना, और राजा चेटक की 7 पुत्रियां थी, ये सबसे छोटी पुत्री थी चेलना, और बताते हैं बहुत सुंदर थी। हालांकि हिस्ट्री में आप जिस भी रानी की बात सुनोगे वो यही होगा, बहुत सुंदर थी। रानी है तो सुंदर ही होगी, जाहिर सी बात है। तो जितनी भी रानी आएंगी आप सबके बारे में ये देखेंगे कि जो रानी थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उस समय उसकी सुंदरता का बहुत ज़्यादा चर्चा था। या जो राजा था वो बहुत ज़्यादा यशस्वी था, पराक्रमी था, है ना, तेजस्वी था। तो राजा सारे ऐसे हुए जब भी वो राजा बने, लेकिन हर किसी में ये वर्ड जोड़ करके दिखाए गए। तो यहाँ रानी चेलना के बारे में भी कहा गया कि जो रानी चेलना थी, ये रानी चेलना उस समय बहुत सुंदर राजकुमारी मानी जाती हैं। और राजा चेटक की 7वीं पुत्री थी, 7 पुत्रियां थी उनके ना, उसके साथ विवाह हुआ, स्थिति मजबूत हो गई बिंबिसार की। अब मगध इसका है और लिच्छवी गणराज इसका हो गया रिश्तेदार। आगे इस विवाह पर ये रुका नहीं, इसने दूसरा विवाह किया। इसके बाद इसने यानी दूसरा विवाह, अगर हम देखें इसका बिंबिसार का दूसरा विवाह, इसने दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत, तो कौशल एक जनपद था और उस जनपद का नरेश राजा था प्रसेनजीत। तो दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जिनका नाम था महाकौशला देवी। तो दूसरा विवाह इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी के साथ किया। और जब ये विवाह हुआ तो कौशल जो नरेश था उसने इनको काशी दहेज के रूप में दे दिया। तो यहां से इनको दहेज मिला बहुत ज्यादा। तो क्या मिला दहेज में? और काशी दहेज के रूप में। काशी दहेज के रूप में प्राप्त किया। अब देखो काशी, वही काशी जिसको आज हम बनारस बोलते हैं, वही काशी। तो जो काशी था कभी, वो जो बनारस है, बनारस नगरी, वो कभी काशी के नाम से जाने जाता था। तो इसी काशी को जब दहेज में दिया गया राजा बिंबिसार को, किसके द्वारा दिया गया? प्रसेनजीत के द्वारा। तो ये काशी उस समय का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, है ना। इतना व्यापारिक केंद्र था कि यहाँ से बहुत अच्छा व्यापार होता था। और जब व्यापार होता था, आज भी ये व्यापारिक केंद्र है, टूरिस्ट का एरिया है बहुत अच्छा। आज भी आप देखो यहाँ पे टूरिज्म जो है ना, उस टूरिज्म से बहुत ज़्यादा जीडीपी बढ़ती है, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ती है ना। क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे आप आगरा चले जाओ, है ना, जैसे आप काशी चले जाओ, जैसे आप वृंदावन चले जाओ, मथुरा, सोरो नगरी चले जाओ पास में, है ना। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर लोग आते हैं, तीर्थयात्री श्रद्धालु आते हैं, दूर दराज से रुकते हैं, खर्च करते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये उस समय भी काशी जो था ना, एक राजस्व का केंद्र बना हुआ था। और इस राजस्व के केंद्र की वजह से बहुत ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता था। कुछ इतिहासकार यहाँ तक लिखते हैं, हालांकि उस समय 1 लाख बहुत बड़ी पूंजी होती है, तो बोलते हैं कि उस समय लगभग 1 लाख राजस्व के रूप में प्राप्त होता था काशी से। अभी बताओ, जिस राजा के पास 1 लाख रुपया राजस्व के रूप में आ जाए उस समय, है ना, और उस समय में जब 1 लाख रुपया, आज के तो करोड़ों अरबों रुपए के बराबर हो गए, तो राजा की स्थिति ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जिस राजा के पास राजस्व ज्यादा आएगा वो राजा ज्यादा हथियारों को खरीद सकता है,
ज़्यादा बड़ी सेना रख सकता है, ज़्यादा संचालन कर सकता है और क्षेत्र विस्तार कर सकता है। और इसका यही उद्देश्य था बिंबिसार का। ये चाहता था कि मेरा साम्राज्य कैसे बढ़े, तो इसलिए इसने आधार बनाया था वैवाहिक संधियों को। तो वैवाहिक संधियों में इसने विवाह भी ऐसे परिवारों के साथ किए जो परिवार रिच हो, रॉयल हो, है ना, बड़े बड़े परिवार हो। तो उनके साथ जब संबंध जुड़ेगा तो मेरा जो है कद बढ़ेगा, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मेरी ख्याति फैलेगी, ये इसका उद्देश्य था। इसीलिए इसने दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी के साथ किया और काशी दहेज के रूप में लिए। लेकिन अभी भी रुका नहीं भाई, अभी फिर इसने तीसरा विवाह किया, है ना। तो तीसरा विवाह किसके साथ किया? तीसरा विवाह यानी बिंबिसार ने तीसरा विवाह कुरु, एक जनपद था कुरु, मथुरा के पास का एरिया, दिल्ली और मथुरा के पास का एरिया पड़ता है ये कुरु। वैसे दिल्ली को उस समय इंद्रप्रस्थ बोलते थे ना, और मथुरा का जो एरिया होता उसको कुरु बोलते थे। तो ये मथुरा के समीप की रानी थी। तो तीसरा विवाह कुरु जनपद के समीप की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। अब देखो, मगध भी मेरा, लिच्छवी गणराज के साथ भी मेरे संबंध, कौशल भी मेरा, काशी मेरा है ही है, कुरु जनपद के पास का जो एरिया है वो यहाँ की राजकुमारी के साथ शादी कर ली, ये भी मेरा। लेकिन फिर भी नहीं रुका, अभी इसने चौथी शादी भी करी। चौथा विवाह किसके साथ किया? फोर्थ, इसने चौथा विवाह लिच्छवी गणिका, लिच्छवी गणिका आम्रपाली के साथ किया। यानी जो चौथा विवाह था वो लिच्छवी, देखो लिच्छवी वही ऊपर हम बात कर रहे थे लिच्छवी गणराज की, उसी गणराज्य में एक गणिका थी। देखो ये जो गणिका होता है ना, ये गणिका उस समय का बहुत खराब वर्ड था। ऐसे अगर मान लो जैसे आज हम अपने समाज में कहते हैं ना कि कभी कभी एग्जाम पूछता है गणिका किसको कहा करते थे, या क्वेश्चन घुमा देगा, आपसे पीछे पूछ लेगा कि प्राचीन काल में वो महिलाएं जो गुप्तचर का विभाग का काम करती थी, वो महिलाएं जो प्राचीन काल में गुप्तचर विभाग का कार्य करती थी, क्या कहलाती थी? उन्हीं को हम बोलते थे गणिका। ये गुप्तचर हुआ करती थी राजा की, है ना। और जनरल वे में अगर मैं इसको बात करूँ तो बहुत ही एक गलत शब्द इसको हम बोलते हैं ना, वैश्या। तो ये वैश्याएं हुआ करती थी एक्चुअल में उस समाज की, या आप कह सकते हो गुप्तचर। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी उस समय में, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी गणिकाएं कि एक गणिका एक राजा की सारी डिटेल अगर दूसरे राजा को दे दे तो दूसरे राजा उसकी कमजोरी को पता लगा उस पर आक्रमण कर ले। क्योंकि राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हर एक राजा साम्राज्यवाद की नीति पर काम करता था, यानी हर राजा ये चाहता था मेरा साम्राज्य विस्तार हो। तो बिंबिसार ने इसी उद्देश्य से कि अगर मैं आम्रपाली के साथ विवाह कर लूं, और आम्रपाली एक गणिका है, इसके पास न जाने कितने राजाओं के राज होंगे, और अगर ये इसने वो राज मुझे बता दिए तो मैं उनकी कमजोरी का पता लगाकर उस राज्यों को क्या कर लूंगा, अपने राज्य में विलय कर लूंगा, इस उद्देश्य से। और दूसरा, इन लिच्छवी गणिकाएं या जो भी गणिका होती थी, उन गणिकाओं के पास पैसा बहुत होता था, धन बहुत होता था, बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि इनका व्यापार जो होता था ना, वो व्यापार ही ब्लैक मनी का होता था। तो ये बहुत ज़्यादा पैसा रखती थी, इस उद्देश्य से भी उसने आम्रपाली के साथ क्या कर लिया, विवाह। हालांकि जो आम्रपाली थी उसका गणिका बनने में कोई रोल नहीं था, वो खुद नहीं चाहती थी गणिका बनना, पर उसकी सुंदरता की वजह से उसको नगरवधू बनाया गया था। नगरवधू यानी आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि आम्रपाली जिस जगह रहती थी, वैशाली में जो क्षेत्र था, है ना, लिच्छवी गणराज था, तो वहाँ के पंचों ने ये डिसीजन मेकिंग किया कि अगर आम्रपाली का विवाह किसी के साथ भी कराया गया तो उसका हस्बैंड जो है, जो राजा शादी करेगा, वो बचेगा नहीं, क्योंकि दूसरा राजा इसको पाने के लिए उसकी हत्या कर देगा। पहले ऐसे ही होता था ना, ऐसा थोड़ी मेरी बीवी है तो मेरी है। पहले क्या होता था, अगर मेरी बीवी किसी दूसरे को पसंद आई तो वो अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा। जैसे हमारे यहाँ इतिहास में आप आगे पढ़ोगे, अलाउद्दीन खिलजी ने किया पद्मावत के लिए, है ना। तो बहुत सारी जगह ऐसा देखा है, जैसे अकबर के टाइम पीरियड में आदम खां के द्वारा किया गया था, बाज बहादुर की पत्नी के लिए, रूपमती के लिए, मालवा अभियान, है ना। तो वो आप आगे चल के देखोगे तो राजतंत्र था, और राजतंत्र में कोई किसी का फिक्स नहीं है,
ऐसे मान लो जिसकी लाठी उसका भैंस, मुझे अगर आपकी पत्नी पसंद है और मैंने आक्रमण करके आपको मार दिया तो आपकी पत्नी मेरी, आपको मेरी पसंद है तो आपने मुझे मार दिया आक्रमण करके तो मेरी पत्नी आपकी। बहुत खराब व्यवस्थाएं थी, ऐसे करके मान के चलो, बहुत खराब। राजतंत्र में व्यवस्थाएं, महिलाओं का बहुत शोषण होता था, बहुत शोषण होता था। सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का होता था। कोई भी संधि होती थी तो महिलाओं को ही, या तो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पुत्री, या तो वैवाहिक संधि होगी या फिर कोई किसी को उठा कर ले जाएगा। आज तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए हुए हैं। आज तो हमारे यहाँ संविधान है, कानून है, व्यवस्था है ना। महिलाओं के लिए पूरा आयोग भी बना हुआ है, हालांकि पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है ना, महिलाओं के लिए ही आयोग बना हुआ है। पर पहले महिलाओं को बहुत ज़्यादा शोषण होता था। फिर भी आज की महिला कहती है कि हम इनसिक्योर हैं। प्राचीन काल में तो महिला का बहुत शोषण होता था, तो ये इसका कोई रोल नहीं था। तो उन पंचों ने ये डिसीजन मेकिंग किया कि जब इसकी शादी करेंगे तो कोई ना कोई राजा इसको मार देगा, इसके हस्बैंड को, फिर ये विधवा हो जाएगी। फिर कोई उठा के ले जाएगा तो दूसरा उसको मार देगा, और एक राजा दूसरे राजा को जब मारेगा, अटैक करेगा, तो नरसंहार होगा, रक्तपात होगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि इसकी शादी ना करी जाए, बल्कि इसको क्या बना दिया जाए, नगर बधू। तो स्टार्टिंग में आम्रपाली क्या थी, स्टार्टिंग में आम्रपाली एक नगर बधू थी, क्योंकि ये बहुत सुंदर थी। इसका जो यौवन था वो चिर यौवन था, यानी ऐसी जवानी जिस पर बुढ़ापा ना आए, ऐसी जवानी जो फीकी ना पड़े, उसको बोलते हैं चिर यौवन। ऐसा माना जाता था, आम्रपाली ऐसी ही थी। तो इसके लिए इसको नगरबधू बना दिया गया, यानी जो आम्रपाली को पाना चाहे वो आम्रपाली को पैसे, बोली लगेगी। बताओ कितना खराब प्रथा टाइप की थी, है ना, एक तरीके से। तो बोली लगती थी, जो आम्रपाली के साथ रात गुजारना चाहे वो बोली लगा, जो ज्यादा बोली देगा वही आम्रपाली के साथ रात गुजारेगा। तो उसमें जो होता था ना, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। जिसके पास पैसा ज्यादा है आम्रपाली उसी के, उसमें झगड़े खत्म हो गए। ये व्यवस्था वहां के पंचों ने की थी। यानी आम्रपाली का खुद का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो खुद बहुत अच्छी लड़की थी, पर उसको ना चाहते हुए भी गढ़ का बनना पड़ा। ऐसा समाज था, मतलब कुछ करना चाहता है व्यक्ति और कुछ कर जाता है। तो इस तरह इस आम्रपाली गढ़का से विवाह करके बिंबिसार भी ये चाहता था कि मैं दूसरे राजाओं के राज्य की सूचना ले लूं, जानकारी ले लूं, और उस जानकारी के आधार पर मैं उन राज्यों को अपने राज्य में क्या कर लूं, विलय कर लूं। तो ये इसका वैवाहिक संबंध और वैवाहिक संधियों के आधार पर इसने अपना साम्राज्य क्या कर लिया, बढ़ा दिया। अब मगध जनपद का राजकुमार बिंबिसार ये चाहता है कि मैं दूसरे जनपदों को जीत लूं। देखो अभी तक वैवाहिक संबंध दिख रहे हैं हमें, एक भी जीत नहीं दिख रही है। तो जीत की तरफ चलते हैं। देखो एक जनपद था जिसको हम बोलते हैं मगध। कौन सा जनपद, मगध। और मगध का राजा कौन है, बिंबिसार। मगध का राजा कौन है, बिंबिसार। ये बिंबिसार 4 शादियां कर चुका है, वैवाहिक संधियां, और 4 जगह का साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला चुका है। अब ये चाहता है दूसरे जनपद पर कब्जा करना, युद्ध करना। तो एक जनपद था, इसको हम बोलते हैं अंग। कौन सा था, अंग। देखो जो मगध था इसकी राजधानी थी राजगृह गिरबिजपुर या राजगीरपुर, है ना, मगध की। इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा, अंग महाजनपद की। यहाँ का राजा है बिंबिसार, यहाँ का राजा है ब्रह्मगुप्त। देखो कहीं कहीं दे रखा है ब्रह्मगुप्त और कहीं कहीं दे रखा है ब्रह्मदत्त। ये क्या था, अंग महाजनपद का राजा। अब देखो अंग महाजनपद छोटा था, मगध बड़ा हो गया, क्योंकि मगध में कौशल मिल गया, मगध में लिच्छवी वाले मिल गए, कुरु मिल गया, काशी मिल गया, तो मगध तो फैल रहा था। अंग छोटा था। अब अंग से मगध को रक्षा कहां से मिले, तो मगध ये चाहता था कि मैं आक्रमण कर दूं अंग पर। क्या कर दूं, आक्रमण। और इस आक्रमण में बिंबिसार आक्रमण करवाता था, और जैसे इस पर आक्रमण होता था मगध का, तो ये अंग वाला अपनी जान बचाने के लिए ये भाग जाता था अवंती। मैंने आपको बताया था एक जनपद और था बहुत शक्तिशाली, अवंती। क्या नाम था उसका, अवंती। अवंती का राजा आपको बताया था चंड प्रधोत। क्या नाम था उसका, नाम से भी लग रहा है खतरनाक, चंड प्रधोत। तो ये चंड प्रधोत जो था ये इसके पास भाग जाता था ब्रह्मगुप्त या ब्रह्मदत्त। कहता था मुझे बताओ, मुझे मगध वाले मारने आ रहे हैं। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी माहिष्मति। जो आपने देखा ना माहिष्मति साम्राज्यम, एक्चुअल में वो इसी की राजधानी हुआ करती थी। उसी को हम बोलते हैं उज्जैन। आज का उज्जैन क्षेत्र या हम कहें माहिष्मति क्षेत्र, वो इसी का था, अवंती का। इसका राजा था चंद्रप्रधोत। तो चंद्रप्रधोत को जब पता चलता कि अंग वालों पर अटैक हो रहा है मगध से, तो अवंती का जो राजा था वो सिक्योरिटी दे देता था, किसको, बचाने पहुंच जाता था। इधर से इसकी सेना आई, इधर से अवंती की सेना पहुंच गई, अंग के साथ मिल गई, अंग को सिक्योर कर लिया। सूचना मिलती थी
बिंबिसार को कि भाई अवंती वाले पहुंच गए। बिंबिसार अपनी सेना को पीछे हटा लेता, पीछे लौट आओ वापस, बैक टू होम। क्यों? क्योंकि मगध का राजा बिंबिसार ताकतवर है और अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत ताकतवर है, और जब दो ताकतें लड़ेंगी तो एक ताकत हारेगी। बिंबिसार बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता था लाइफ में, सिक्योर जीवन, एकदम लाइफ सिक्योर। वो कहता था अगर बाई दी वे में हार गया चंद्रप्रद्योत से तो फिर मेरे हाथ से मगध जाएगा, मेरे हाथ से काशी जाएगा, मेरे हाथ से कौशल का क्षेत्र जाएगा, कुरु का क्षेत्र जाएगा, लिच्छवी गढ़ का आम्रपाली का जो क्षेत्र है वो भी चला जाएगा, और वो कभी चाहता नहीं था कि उसकी ताकत छीनो। तो वो कहता था ना, जब मुझे लगेगा पूरी तरीके से मैं तैयार हूं तब आक्रमण करेंगे, लौट आते थे। इस तरह कई बार मगध ने आक्रमण किया अंग पर, और अंग को कई बार बचा लेता था अवंती। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, क्वेश्चन पूछता है मगध के उत्कर्ष में या मगध के साम्राज्य विस्तार में सर्वाधिक अवरोधक के रूप में कौन सा जनपद था? तो आप बताओगे कौन सा था? अवंती था। और अवंती का शासक कौन था? चंद्रप्रद्योत था। चलो ये तो बात हो गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया आखिर चंद्रप्रद्योत को क्या दिक्कत थी बिंबिसार से जो वो उसको अंग नहीं जीतने देता था? तो दिक्कत ये थी कि चंद्रप्रद्योत एक ऐसा राजा था जिसने अपने बल पर, स्वयं की ताकत पर अपना एक माहिष्मती साम्राज्य खड़ा किया, अपनी राजधानी, अपना क्षेत्र अवंती। और बिंबिसार एक ऐसा राजा था जिसने दहेज में काशी ले, आम्रपाली से विवाह करके धन ले, इधर उधर से सब में पैसा ले। अब आपने मोस्टली नोट किया होगा, जब हमारे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको शादी में 4 व्हीलर मिल जाए बढ़िया अच्छी, शादी में पत्नी मिल जाए अच्छी, शादी में कैश मिल जाए अच्छा, और हम अपनी मेहनत कर करके परेशान हो और कुछ भी ना मिले, तो ऑटोमेटिक हमें उससे जलिस हो जाती है। ससुर जी ने 4 व्हीलर दे दी तो घूम रहे हैं, इनके पास तो इतना ना हो पेट्रोल डला लें, है ना। ये बात हमारे मन में क्यों आ रही है? एक्चुअल में हमें इससे जलिस हो रही है क्योंकि उसको फ्री में मुफ्त में मिल गया, और हम मेहनत करके भी उस स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंच पा रहे, अभी वो चीज़ हम हासिल नहीं कर पा रहे। जैसे ये ह्यूमैनिटी होती है ना इंसान की, कि अगर इंसान फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन उसका मित्र टॉप कर जाए तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है कि यार ये कैसे टॉप कर गया भाई, ये तो मेरे साथ ही रहता था हमेशा। ये ह्यूमन नेचर है, वही ह्यूमन नेचर था चंद्रप्रद्योत में। चंद्रप्रद्योत कह रहा है हम मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना साम्राज्य विस्तार नहीं हो पा रहा। ये कुछ नहीं कर रहा, दूसरों के पैसे पे ऐश कर रहा है, विलासता कर रहा है। अगर हिम्मत है तो खुद के पैसे पे दिखा, और अगर नहीं है तो फिर मुझसे लड़ ले, आजा सामने मैदान में, मैं भी खड़ा हूं तू भी खड़ा है, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। लेकिन बिंबिसार कूटनीति वाला था, वो कहता मैं क्यों आऊं, मैं तो कमजोर को पकड़ूंगा। इस बात को लेकर बार बार अवरोधक बना हुआ था अवंती, लेकिन मगध बार बार प्रयास करता था और अवंती बार बार अंग को क्या करता था? बचा लेता था। ऐसे करके बहुत टाइम तक काम चलता रहा, मगध कभी भी अंग को जीत नहीं पाया। आगे चलकर अवंती का जो राजा था चंद्रप्रद्योत, इसका स्वास्थ्य खराब हो गया, इसको बीमारी लग गई। इसको बीमारी हो गई किसकी? पीलिया। पीलिया रोग। किस रोग से ग्रसित हो गया ये? पीलिया रोग से। जैसे ये पीलिया रोग से ग्रसित हुआ तो बिंबिसार को मौका मिला, चाहता तो वो आक्रमण कर सकता है अंग पर, लेकिन बिंबिसार ने ऐसा नहीं किया। बिंबिसार बहुत कूटनीति वाला था, क्योंकि उसका पिता भी कूटनीति वाला था पुलिक, तो उसने कूटनीति दिखाई। यहाँ भी बिंबिसार का एक राजवैद था, या आप कह सकते हो मगध का राजवैद। क्या था? राजवैद, जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। बिंबिसार ने जीवक से कहा आप जाओ और चंद्रप्रद्योत का इलाज करो, पीलिया रोग से उसको मुक्ति दिलाओ। अब जीवक पहुंच गए अवंती, माहिष्मती, और जाकर चंद्रप्रद्योत से कहा, पूरे अवंती में हड़कंप मच गया कि भाई मगध से वैद आया, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई वहां से वैद आ रहा है जहां से उम्मीद नहीं है, हमें इनकी कोई मदद नहीं चाहिए, तो हमारे शत्रु है, भेज दो इनको, वापस भेज दो। जीवक बोला कि नहीं, मुझे राजा से मिलना है। आपके दरबारी आए, उन्होंने मना कर दिया। उसने फिर कहा, दरबारियों ने फिर कहा कि राजा वो आपसे मिलना चाहता है। जीवक और चंद्रप्रद्योत मिले। चंद्रप्रद्योत बोले बताइए, हमें आपकी कोई सेवा नहीं चाहिए, आप अपने राज्य वापस लौट जाइए। जीवक ने कहा भाई मैं तो एक वैद्य हूँ, एक डॉक्टर हूँ, और मेरा धर्म है इलाज करना, बीमारी को सही करना, रोगों से मुक्त कराना लोगों को। आपकी और बिंबिसार की यदि कोई शत्रुता है, कोई पारस्परिक प्रतिद्वंदिता है, तो आप दोनों अपने स्तर पर रखिए ना, मुझे मेरे धर्म का पालन करने दीजिए। इस बात को कहकर जीवक ने इलाज शुरू कर दिया, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। किसका? चंद्रप्रद्योत का। और चंद्रप्रद्योत का जब इलाज किया गया
तो जीवक और चंडप्रद्योत बहुत ज़्यादा पास आ गए, है ना। और रोजाना जीवक उनको मेडिसिन दे रहा है, खिला रहा है, साथ में बैठ रहा है, उठ रहा है। जैसे हमारे होता है ना हॉस्पिटल में, अगर हम एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य खराब हो, भर्ती हो जाए, तो वो नर्स आती है ना डेली, है ना, इंजेक्शन लगाने, मेडिसिन देने। तो अगर वो हालचाल पूछ रहे, थोड़ा सा अच्छा फील होता है ना कि, और कभी वो दिखाई ना दे तो हम पूछते हैं, दूसरी वाली सिस्टर आती है, हालांकि सिस्टर बोलते हैं मुझसे, तो हम बोलते हैं सिस्टर वो कल वाली नहीं आई, कल जो आई थी, कि हाँ वो आज आई नहीं, उनकी आज एंगेजमेंट है ना। हालांकि हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, उनकी ड्यूटी है और हम पेशेंट हैं, हम उनसे सर्विस ले रहे हैं, इसका हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा सा तालमेल बन जाता है। तो वही तालमेल बन गया किसमें, जीवक में और चंडप्रद्योत में। आप जीवक और चंडप्रद्योत बात कर रहे हैं, चंडप्रद्योत कह रहे हैं तुम तो यार बहुत टू गुड इंसान हो, बहुत अच्छे हो, राजा तुम्हारा बहुत मक्कार है यार, राजा तुम्हारा दूसरे का पैसा लेता है, दूसरे की चीज़ों पर कब्जा करता है। तो जीवक कह रहे हैं नहीं नहीं, आपने गलत सुना है, आप कभी मिले थोड़ी हैं बिंबिसार से, आप कभी मिलिए, मैं तो एक छोटा सा नौकर हूं, सेवक हूं। जब सेवक इतना अच्छा होगा तो आप आइडिया लगाइए कि राजा का नेचर कितना अच्छा होगा। और ऐसे करके जीवक ने मध्यस्थता निभाई, मीडिएटर बन गए, और जीवक ने दोस्ती करा दी किसमें, बिंबिसार और चंडप्रद्योत। इन दोनों में क्या हो गई, इन दोनों में हो गई मित्रता। क्या हो गई, मित्रता। अब जैसे इन दोनों में मित्रता हुई और मित्रता थोड़ी सी परवान चढ़ी, दोस्ती होती ना, हालांकि मित्रता भी 3 प्रकार की होती है, याद रखना। एक मित्रता होती है उपयोगिता की मित्रता, है ना, उपयोगिता जानते ना, जैसे सामने वाला मेरे काम आ रहा है, मेरे उपयोग में आ रहा है, तो मेरी मित्रता उससे बनी हुई है। जिस दिन उसने मुझे कोई चीज़ देने से मना कर दिया, दोस्ती खत्म, भाई आप हमारे काम नहीं आए, हमारी आपकी दोस्ती खत्म। इसको हम बोलते हैं उपयोगिता की मित्रता। एक मित्रता होती है आनंद की मित्रता। कौन सी, आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता वो होती है जैसे क्लास में सब बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा दूसरे बच्चे पे थूक दिया और तीसरा ताली बजा दिया, है ना, पूरी क्लास में हल्ला हो गया, ये आनंद की मित्रता है। और एक होती है सच्ची और पक्की अच्छी मित्रता। 3 प्रकार होते हैं मित्रता के ना, सच्ची और पक्की वाली जो होती है वही बेस्ट होती है। तो इनमें वही वाली मित्रता हो गई, सच्ची और पक्की। अब ये दोनों आ गए, दोनों क्लोज एक दूसरे के, और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और जब इन दोनों की मित्रता बहुत गहरी हुई, इसका परिणाम, दुष्परिणाम किस पर पड़ा, अंग पर। और मगध वालों ने दोबारा से आक्रमण करना शुरू कर दिया, किस पर, अंग पर। अब अंग वाला मदद लेने भागा किस पर, अवंती। अब अवंती का राजा कह रहा है भाई आप लोगों का पर्सनल मैटर है तो आप जाने और वो जाने, मैं आप दोनों के पर्सनल मैटर में बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं कब तक आपकी मदद करूंगा, आप जाने और मगध वाले जाने। और जैसे ही अवंती ने अपना हाथ खींचा तो वैसे ही मगध ने अंग पर क्या कर दिया, आक्रमण। और आक्रमण करके पूरे अंग महाजनपद पर कब्जा कर लिया बिंबिसार ने। इस प्रकार बिंबिसार ने अपने पूरे जीवन में एक जीत, एक युद्ध लड़ा, किस वाले जनपद के साथ, अंग जनपद के साथ, और ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को हिस्सा बना दिया, किसका, मगध का। तो आयोग ऐसी क्वेश्चन पूछता है कि अंग महाजनपद को मगध महाजनपद का हिस्सा किसने बनाया, आप बताएंगे, बिंबिसार ने बनाया। कैसे बनाया, वो मैंने आपको पूरी रणनीति बता दी, कैसे करके क्या क्या हुआ था और कैसे अंग मगध का क्या बना, हिस्सा बना। चलिए बाकी इसके आगे कौन इसका उत्तराधिकारी होगा, कैसे कैसे चलेगा, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और देखो शेयर जरूर करा करें वीडियो का ना, आप लोगों के लाइक बिल्कुल भी नहीं आते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करा करें, ठीक है, ओके।